हेलो कॉमर्स के मेरे होनहार छात्रों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी कॉमर्स वाले में। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक और अकाउंटेंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल। बेटा यहाँ से एमसीक्यू और रीजन असर्शन के क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं, इसलिए कंसेप्ट को डिटेल में समझना बहुत जरूरी है। आप टेंशन मत लो, आप बस वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना और एंड तक देखना। आपका भाई हर कंसेप्ट को रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करके समझाने वाला है। चलिए बेटा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते क्या है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि भैया अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, क्या है ये? सिंपली समझ लो। पहले ये जनरल रूल्स होते हैं, गाइडलाइंस होती है जिसे अकाउंटेंट फॉलो करते हैं। क्या करने के लिए? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करने के लिए। यूनिवर्सली हर जगह पर अकाउंटेंट इन्हीं को फॉलो करते हैं। हर जगह पे इन्हीं को फॉलो किया जाता है जिससे यूनिफॉर्मिटी बनी रहे। यूनिफॉर्मिटी मतलब हर जगह पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सेम तरीके से रिकॉर्ड हो, जिससे उनके अकाउंटिंग यूजर जो है इंफॉर्मेशन के, उनको ठीक तरीके से समझ पाए। क्लियर हुआ? और सिंपल करते हैं, जब भी हम अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं, कुछ गाइडलाइंस फॉलो करते हैं, ठीक है, उन ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे उनकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ठीक तरीके से हो सके और हर जगह पे अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एक तरीके से रिकॉर्ड हो सके। क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट ने हमें एक डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन दी है बेटा? ये जनरल लॉ होते हैं या रूल्स होते हैं जिसको अडॉप्ट किया गया, प्रपोज किया गया है एज अ गाइड टू एक्शन। एक्शंस लेने के लिए हमें गाइड प्रोवाइड करते हैं, गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये सेटल्ड ग्राउंड होता है या बेसिस होते हैं जिसके बेसिस पे हम कंडक्ट करते हैं या अपनी प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करते हैं। इजी समझ में आ गया? आप ये वाली डेफिनेशन लिखना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर द रूल्स अडॉप्टेड बाय द अकाउंटेंट यूनिवर्सली व्हाइल रिकॉर्डिंग द अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। आप ये वाली डेफिनेशन लिखना, ठीक है भाई? ठीक है। क्या ये रूल्स होते हैं जिसको अकाउंटेंट जो है यूनिवर्सली अप्लाई करते हैं जब भी वो रिकॉर्ड करते हैं कि उसको अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को। इजी। अच्छा अब समझो इसको, एग्जांपल से समझो। हमारी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक है, ठीक है। स्टॉक को रिकॉर्ड करने के दो तरीके हैं, या तो आप उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, जो उसकी वैल्यू थी, जितने पे आपने उसको खरीदा था उस पर रिकॉर्ड करो, या फिर उसको उसकी नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे रिकॉर्ड करो। नेट रिलाइजेबल वैल्यू क्या होती है? जितने में वो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बिक जाएगी मार्केट में, ठीक है, जितने पे वो रिलाइज हो जाएगी। अब क्या हुआ, किसी ने नेट रिलाइजेबल वैल्यू पे किया, किसी ने कॉस्ट पे किया, इससे क्या होगा, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का रिकॉर्ड है वो अलग अलग हो जाएगा, सब अपने प्रेफरेंस के हिसाब से रिकॉर्ड कर लेंगे, तो समझना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, उस इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए क्या बनाया गया भाई? अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोलता है कि आपको स्टॉक को हमेशा रिकॉर्ड करना है किस पे? नेट रिलाइजेबल वैल्यू या कॉस्ट वैल्यू, जो भी उसकी कम होगी, लोअर जो होगी उस पर रिकॉर्ड करना है। इससे हर एक को पता है कि भैया लोअर पे रिकॉर्ड होगा तो वो इजिली अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझ पाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स काम करते हैं अलग अलग असेट को, लायबिलिटी को, एक्सपेंस को, इनकम को रिकॉर्ड करने के लिए, जिससे उसको हम ठीक तरीके से समझ पाए। आई बात समझ में? चलिए, फिर एसेट जो है उसको हम क्या करते हैं? डेप्रिशिएट करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ यूजफुल लाइफ। ये भी हमारा एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल है कि भैया जितनी भी हमारे पास असेट्स है उसको हम क्या करते हैं, उसकी यूजफुल लाइफ में उसकी वैल्यू को हर बार धीरे धीरे कम करते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या प्रिंसिपल है जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को समझने में मदद कर रहा है। तो यही तो इंपॉर्टेंस है हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल की। अभी दो तरह के होते हैं, एक होता है अकाउंटिंग कंसेप्ट और एक होता है अकाउंटिंग कन्वेंशन। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होते हैं? ये बेसिस अजम्पशन होती है जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग को ऑपरेट करते हैं, ठीक है बेटा। ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग रूल्स होते हैं जिसके बेसिस पे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर किया जाता है। इजी समझ में आ गया? तो ये क्या है? बेसिक अजम्पशंस है, ठीक है। और अकाउंटिंग कन्वेंशंस क्या होते हैं बेटा? ये हमारे आउटकम होते हैं। किसके आउटकम होते हैं? अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस और प्रिंसिपल के। जब आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस को या फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को लगातार अप्लाई करते हो तो कुछ आउटकम्स निकल के आते हैं, कुछ रिजल्ट्स निकल के आते हैं, ठीक है। उन्हीं को हम बोलते हैं क्या? अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फिर उसको हम आगे फॉलो करते हैं जिससे हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को और बेटर कर सके, इंप्रूव कर सके। इसके अंदर हम चेंजेस भी करते रहते हैं जिससे क्वालिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है हमारी इंप्रूव होती चली जाए। अगली बात समझ में? तो ये अजम्पशंस होते हैं और ये आउटकम होते हैं उन्हीं प्रिंसिपल्स के। इजी, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब देखते हैं फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। कौन कौन से फीचर्स हैं हमारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल के? पहला आता है, ये मैनमेड होते हैं। हाँ जी, ठीक है, हमने तो बनाए हैं, मैन ने तो बनाए हैं ये, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैनमेड, देयरफॉर दे आर द बेस्ट पॉसिबल सजेशन बेस्ड ऑन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस। ये जो प्रिंसिपल्स होते हैं ये बेस्ट पॉसिबल, बेस्ट सजेशंस होते हैं
जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस पे बेस्ड है, ऐसे हवा में नहीं बना दिए गए, एक्सपीरियंस किया गया इन चीजों को, उसके बेस पे बनाए गए हैं, ठीक है। दे आर रिकमेंडेड फॉर यूज बाय ऑल द एंटरप्राइज टू एंश्योर द यूनिफॉर्मिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। हर एक एंटरप्राइज को फॉलो करने के लिए कहा जाता है इसको, जिससे कि यूनिफॉर्मिटी और अंडरस्टैंडेबिलिटी बनी रहे, ठीक है। अगला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं। फ्लेक्सिबल का क्या मतलब है भैया, हम इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं, ये परमानेंट नहीं है, ये रिजिड नहीं है, दे आर फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो टाइम के साथ हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अगला, अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो जनरली एक्सेप्टेड है, हर कोई इन्हें एक्सेप्ट करता है, ठीक है। अब ये जो प्रिंसिपल है जनरली एक्सेप्टेड कब होंगे, जब ये 3 क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे। पहला क्राइटेरिया होता है हमारे पास रेलिवेंस। भैया अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम रेलिवेंट कब बोलेंगे, जब वो एक ऐसी इंफॉर्मेशन देगा जो सबके लिए रेलिवेंट हो, सबके लिए यूजफुल हो। अब सब कौन होता है इसमें, अकाउंटिंग यूजर के लिए यूजफुल हो, ठीक है। अगर अकाउंटिंग यूजर के लिए वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं है, इरेलीवेंट है, तो क्या फायदा उसका, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल मस्ट बी रेलिवेंट। रेलिवेंट मतलब रेलिवेंट कब होंगे, जब इंफॉर्मेशन जो है वो यूजफुल होगी उसके यूजर के लिए, ठीक है। चलिए, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव मतलब क्या होता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव तब कहलाएंगे जब दे आर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल बेसिस ऑफ पर्संस प्रिपेयरिंग द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। जब उसमें पर्सनल ब्याज नहीं होगा, मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बना रहा हूँ, अगर मैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने फायदे के लिए मोल्ड कर रहा हूँ, इस तरीके से रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मेरा फायदा हो रहा है, तो वो किसी काम की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ऐसे होने चाहिए जो हमारे ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करे, जो पर्सनल ब्याज से फ्री हो, इसमें अपना फायदा बिल्कुल भी देखा ना जाए, ठीक है। अगला, फीजिबल होने चाहिए। फीजिबल का मतलब होता है पॉसिबल, ठीक है ना। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल फीजिबल होने चाहिए इफ दे कैन बी अप्लाइड विदाउट अनड्यू कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड कॉस्ट। भैया फीजिबल मतलब क्या है, पॉसिबल हो, इजिली उसे हम अप्लाई कर सके, ठीक है। उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिबिलिटी ना हो, बहुत ज्यादा जटिल ना हो, उसे करना बहुत मुश्किल ना हो, और उसमें कॉस्ट ऐसा ना हो कि कॉस्ट बहुत ज्यादा लग रही है, क्या फायदा फिर उसका, अरे बस समझ में। तो कम कॉस्ट में बिल्कुल सिंपल तरीके से जो प्रिंसिपल्स अप्लाई हो जाए उसको हम बोलेंगे फीजिबल है, वो पॉसिबल है उसको अप्लाई करना। तो ये तीनों क्राइटेरिया जब फुलफिल होंगे तब हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है वो जनरली एक्सेप्टेड होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। चलिए, तो पहले देखते हैं नेसेसिटी ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल की जरूरत क्यों है बेटा, पहले सिंपली समझ लो अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्यों जरूरी है, जिससे कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है वो यूनिफॉर्मली रिकॉर्ड हो पाए, हर जगह पे सेम तरीके से रिकॉर्ड हो पाए, ठीक है। जिससे क्या होगा, वो इंफॉर्मेशन जो है उसके यूजर के लिए बहुत यूजफुल हो जाएगी। अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया जाता, तो कोई किस तरीके से अकाउंट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहा है, कोई अपने तरीके से कर रहा है, तो क्या होगा, सारे अकाउंट ट्रांजेक्शन अलग अलग हो जाएगी, तो समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बहुत जरूरी है, नेसेसरी है, ठीक है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेटर अंडरस्टूड इफ इट इज प्रिपेयर्ड फॉलोइंग द सेट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। ठीक से समझ पाएंगे अगर उसको हमने प्रिपेयर किया अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेस पे। इट मींस दैट सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर फॉलोड बाय द एंटिटीज इन प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते वक्त सभी ने सेम प्रिंसिपल फॉलो किया, इसका तो यही मतलब है। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन बहुत मीनिंगफुल हो जाएगी, बहुत यूजफुल हो जाएगी उसके यूजर के लिए, ठीक है बेटा, अगर उसको हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बेसिस पे बनाया है। इजी। चलिए, अब आता है फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस और कंसेप्ट्स। तो बेटा नाम से क्लियर है, अकाउंटिंग अजम्पशंस, ये कुछ ऐसी अजम्पशंस होती है जो हम मान के चलते हैं कि हर एक एंटिटी फॉलो कर रही है जब भी वो अपने फाइनल अकाउंट को बना रही है। हमें इन एजम्पशंस को कहीं पर भी दिखाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये हर एक को पता है कि भैया ये हम पहले से ही अज्यूम करके चल रहे हैं कि इन चीजों को फॉलो किया जा रहा है। आई बात समझ में। हमें इनको दिखाना कब पड़ेगा, जब इनमें से कोई भी हम फॉलो नहीं करेंगे। फॉलो कर रहे हैं कहीं भी शो करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये अजम्पशन है, प्री अज्यूम है, पहले ही मांग चल रहे हैं। अगर इनमें से कुछ भी आपने फॉलो नहीं किया, तब आप अपने बुक ऑफ अकाउंट में उसे दिखाओगे और उसका रीजन भी बताओगे कि भैया आपने क्यों फॉलो नहीं किया। समझ में आ गई बात, बस यही बताया गया है। ये क्या होती है, अजम्पशन होती है जो प्री अज्यूम्ड होती है, ठीक है, कि भैया एनुअल अकाउंट बनाते वक्त उसको हमने फॉलो किया है। Entity which do not follow in the fundamental accounting assumptions are required to disclose। जो फॉलो नहीं करेगी उसे डिस्क्लोज करना पड़ेगा, रीजन बताना पड़ेगा। आई बात समझ में। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 के हिसाब से, ठीक है, कुछ अजम्पशंस हैं हमारे पास, हम देख। तो पहली अजम्पशन आती है हमारे पास हमारी गोइंग कंसर्न अजम्पशन। ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या कहती है, ये कहती है कि भैया हम मान के चलते हैं, हम अज्यूम करते हैं कि जो हमारा बिजनेस है, ठीक है, शैल कंटिन्यू फॉर अ फोरसीएबल पीरियड, वो चलता रहेगा एक पीरियड तक। हमारी कोई इंटेंशन नहीं है उसको क्लोज करने की, उसे बंद करने की हमारी कोई इंटेंशन नहीं है। सिंपल वर्ड में बोलूं तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस जो है विल गो फॉर फॉरएवर, हमेशा चलता ही रहेगा, हम उसे बंद नहीं करने वाले,
ठीक है, हमारी कोई इंटेंशन नहीं है उसको बंद करने की, समझ में आ गया। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे हम लोग अपनी जो असेट है उसको उसकी कॉस्ट वैल्यू पे दिखा के हर साल उसको डेप्रिशिएट करते जाते हैं उसके यूजफुल लाइफ में, समझ में आई बात। तो हमेशा मान के चलेंगे कि बिजनेस जो है हमारा चलता रहेगा, ये प्रिंसिपल बहुत जरूरी है, एजम्पशन बहुत जरूरी है, ठीक है। अगला है कंसिस्टेंसी, नाम से पता लग रहा है कंसिस्टेंसी, कि भैया हम कंसिस्टेंट है, जो प्रिंसिपल जो प्रैक्टिस हम पहले यूज कर रहे थे वही हम अभी भी यूज कर रहे हैं, हम मान के चलते हैं, अज्यूम करके चलते हैं ये बात, ठीक है। अगर आप उसमें कोई चेंज करते हो तो आपको बुक ऑफ अकाउंट में दिखाना पड़ेगा कि भैया हमने ये प्रिंसिपल जो है वो चेंज किया है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी अजम्पशन अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स वन सेलेक्टेड, एक बार आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सेलेक्ट कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, तो आप उसे कंसिस्टेंटली ईयर आफ्टर ईयर जो है वो यूज करोगे, जो लास्ट ईयर यूज किया था वही इस बार भी यूज करोगे। इससे क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो पाती है, ठीक है, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, ठीक है, और कंपेयर करना भी बहुत आसान होता है प्रीवियस ईयर की इंफॉर्मेशन को इस साल की इंफॉर्मेशन से, ठीक है बेटा। कंसिस्टेंसी जो है एलिमिनेट करती है किसको, पर्सनल बियास को। भैया अपने फायदे के लिए आप बार बार मेथड को चेंज कर सकते हो, कुछ लोग क्या करेंगे जो मेथड उनके लिए बेनिफिशियल है वो मेथड को यूज करेंगे, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी ने रोकती है, नहीं जो पहले यूज किया था इस बार भी वही यूज करो, ठीक है। आई बात समझ में। तो रिजल्ट को कंपेरेबल भी बनाती है और पर्सनल बियास को भी रोकती है, ठीक है। तो कंसेप्ट होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब अल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो इक्वली एक्सेप्टेबल हो, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है जब अलग अलग अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है हमारे पास और जो इक्वली एक्सेप्टेबल है, सब उसको इक्वली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जैसे हमारे पास डेप्रिसिएशन को चार्ज करने के दो मेथड है, एक है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एक है स्ट्रेट लाइन मेथड। एग्जांपल समझना, दो मेथड है, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड और स्ट्रेट लाइन मेथड, दोनों ही इक्वली एक्सेप्टेबल है, कोई भी दूसरे से ज्यादा बेटर नहीं है, दोनों को इक्वली माना जाता है। तो अंडर द अजम्पशन मेथड, अजम्पशन मेथड कहते हैं कि जो भी मेथड आपने इन दोनों में से एक बार यूज कर लिया, ठीक है, आप उसे ही यूज करोगे आने वाले टाइम में भी, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, किसी के लिए स्ट्रेट लाइन बेनिफिशियल हो जाता है, किसी के लिए डब्ल्यूडीवी बेनिफिशियल हो जाता है, तो अपने पर्सनल बियास के बियाफ पे आप क्या करोगे, जो आपके लिए बेनिफिट होगा उसको आप बार बार चेंज करते रहोगे। इसी को रोकता है कौन, कंसिस्टेंसी अजम्पशन, ठीक है। अगर आप कोई चेंजेस करोगे तो आपको दिखाना पड़ेगा अपने बुक ऑफ अकाउंट में, उसका रीजन बताना पड़ेगा कि भैया क्यों कर रहा है, जिससे आप पकड़े जाओगे, ठीक है। अगला आता है हमारे पास एक्रूअल अजम्पशन। एक्रूअल अजम्पशन क्या होती है बेटा, ठीक है। एक्रूअल अजम्पशन का मतलब होता है कि जो ट्रांजैक्शन है उसको आप रिकॉर्ड करते हो इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। जब कोई भी ट्रांजैक्शन हुई है तब आप उसको रिकॉर्ड करोगे, जब उसकी सेटलमेंट हुई है उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब जिस पीरियड की वो ट्रांजैक्शन है आपको उस ट्रांजैक्शन को उसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है, वो सेटल प्राइस से बाद में हुई हो या फिर पहले हो गई हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एग्जांपल समझो, ओला क्लियर होगा, ठीक है। आपने जो है ना सेल करी, ठीक है, अब सेल जो है आपने मान लो फरवरी में करी 2021, बट आपको जो पैसे रिसीव हुए, जो पेमेंट मिली वो कब मिली, 3 अप्रैल को। तो आप इस सेल को रिकॉर्ड करोगे कौन से ट्रांजेक्शन में, कौन से ईयर में, 2020-21 वाले में, मतलब जो 31 मार्च को आप अपने फाइनल अकाउंट को क्लोज करोगे तो उस ट्रांजेक्शन में, उसमें ही आप इस सेल को रिकॉर्ड करोगे। पैसे अगले साल रिसीव हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रिकॉर्ड कब होगा, जब वो ट्रांजेक्शन हुई है, जब सेटल हुई है उसको कोई मतलब नहीं है, समझ में आ गई बात, ठीक है। तो रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इट रियलाइज्ड, जब वो रियलाइज होगा तब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज किया जाएगा, ठीक है। व्हेन सेल इज कंप्लीट, जब सेल कंप्लीट हो गई, ठीक है, रेंडर हो गई, ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पैसा रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, समझ में आ गया। सिमिलरली एक्सपेंस को भी हम तभी रिकॉग्नाइज करेंगे जिस पीरियड का वो होगा, उसको पे किया है या नहीं किया, अभी तक कैश में पे किया या नहीं किया कोई फर्क उससे नहीं पड़ता, समझ में आ गई बात। चलिए, तो अकाउंटिंग एजम्पशन हमने बहुत डिटेल में देख ली, अब देखते हैं बाकी के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो पहला आता है हमारे पास अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ठीक है। क्या कहता है बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, ये कहता है बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर। भाई बिजनेस जो है
वो अलग है अपने ऑनर से, बिजनेस अलग है, ऑनर अलग है, ठीक है। चलिए, बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द बुक ऑफ अकाउंट फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। बिजनेस की सारी ट्रांजेक्शन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड की जाएगी, नॉट फ्रॉम दैट ऑफ द ऑनर। ऑनर के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं की जाएगी, क्योंकि हम दोनों को अज्यूम करके चलते हैं कि दोनों अलग अलग है, ऑनर अलग, बिजनेस अलग, ठीक है। Honor being regarded as a separate from the business, as considered as creditor of the business to the extent of their capital। बेटा, जो हमारी कैपिटल होती है ना, वो एक इंटरनल लाइबिलिटी होती है। इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे आप बोलोगे भैया कैपिटल तो मालिक का पैसा हुआ है, वो लाइबिलिटी क्यों है? लाइबिलिटी तो वो होती है जो हमें चुकानी होती है। हाँ जी, इस प्रिंसिपल के बेसिस पे हम ये मान के चलते हैं कि कैपिटल को भी हमें एक पॉइंट ऑफ टाइम पे पे ऑफ करना ही है, इसलिए उसे लाइबिलिटी कंसिडर करते हैं, इंटरनल लाइबिलिटी। आई बस समझ में? क्लियर? देयर अकाउंट विद द बिजनेस इज क्रेडिटेड विद द कैपिटल इंट्रोड्यूस एंड प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द ईयर। जब भी प्रॉफिट होगा तो उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। अगर ऐसा ना हो तो हम तो दिखाएंगे ही नहीं उसको। तो यही प्रिंसिपल है जो इन चीजों के लिए बेसिस होता है। जब भी हम ड्राइंग करते हैं, जब कोई पैसा पार्टनर निकाल लेते हैं तो हम क्या करते हैं? कैपिटल को कम कर देते हैं, अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं ना हम उसको। क्यों कर रहे हैं? हमारे अकाउंटिंग एंटिटी प्रिंसिपल के बेसिस पे, ठीक है बेटा। एग्जांपल लो, जब भी प्रोप्राइटर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, ठीक है ना, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो है वो क्या हो गया? हमारा डेबिट हो गया, और कैपिटल हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं, मतलब कैपिटल को कम कर देते हैं। क्यों कर रहे हैं भैया? प्रिंसिपल है, ये बोलता है कि भैया मालिक अलग है और बिजनेस अलग है, दैट्स इट। चलिए, अगला आया हमारे पास मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये कहता है भैया आप उन्हीं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड करोगे जिसको आप मनी में कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, इजी। According to the money measurement principle, transaction or event that can be measured in the term of money, मनी की टर्म में रिकॉर्ड हो सकती है, जिसको आप मेजर कर सकते हो, केवल वही आप बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करोगे, अदरवाइज नहीं करोगे, ठीक है, क्लियर। तो मनी जो है वो डोमिनेशन है जिसमें आप हर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हो, इजी, ठीक है। जिस भी ट्रांजेक्शन को आप मनी के टर्म में कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, भलाई से वो कितनी भी इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। आगे बस समझ में? क्लियर? अगला आता है बेटा हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। ये क्या कहता है कि अपने बिजनेस की जो पूरी लाइफ है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, ठीक है, उसे तोड़ लो, ठीक है, छोटे छोटे पीरियड्स में, जिससे आप रेगुलर पीरियड ऑफ टाइम पर, रेगुलर इंटरवल पर अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को मेजर कर सको। समझो इस बात को, आप बिजनेस करे जा रहे हो, ठीक है, उसको आप मेजर नहीं कर रहे, कोई फायदा है उसका? पता नहीं चलेगा आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये पता कब लगेगा? जब आप अपनी पूरी फर्म की जो लाइफ है, जितनी भी टोटल लाइफ है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लोगे और हर एक इंटरवल के लिए आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करोगे, ठीक है, उसके अकाउंट बनाओगे और चेक करोगे प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, उसकी क्या कंडीशन है, क्या नहीं है। आई बस समझ में? इजी। तो सिंपल वर्ड में अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल क्या कहता है कि भैया जो टोटल लाइफ है उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लो, ठीक है, जैसे आप उसकी परफॉर्मेंस को मेजर कर सको, इजी। आई बस समझ में? क्लियर? आपको पता है अकाउंट जो होते हैं एंटरप्राइज को मेंटेन किया जाता है किस पे? गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे, कि भाई हम तो मांगे चलते हैं कि बिजनेस जो है वो चलता रहेगा, हाँ या नहीं? तो फोर्सिबल फ्यूचर तक यूजर ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो, स्पेशली जो मैनेजमेंट है, जो बैंक है, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि भैया कितने पीरियड ऑफ टाइम में उन्होंने किस तरह से परफॉर्म किया है, कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना लॉस हुआ है, जिसके बेस पे अपने डिसीजन लेंगे ना। अब वो चीज कैलकुलेट कब हो पाएगी? जब आप उसको छोटे पार्ट में बांट के उसकी परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करोगे, इजी। समझ में आ गई बात? बहुत इजी है, इजी, बहुत बढ़िया। अच्छा, आपको पता है अकाउंटिंग का हमारे पास जो हम पीरियड कंसीडर करते हैं वो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर, और फाइनेंशियल ईयर कब से कब होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट हमारे लिए जो साल शुरू होता है वो 1 अप्रैल को होता है और खत्म होता है 31 मार्च को। हमारे लिए 1 जनवरी को साल शुरू नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है, हमारे लिए फाइनेंशियल ईयर होता है। अगला फुल डिस्क्लोजर, नाम से ही पता लग रहा है हर चीज हमें अपनी बुक ऑफ अकाउंट में डिस्क्लोज करनी है जो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बस सिंपल। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ऑफ फुल डिस्क्लोजर देयर शुड बी अ कंप्लीट and understandable reporting of the financial statement of all significant information। जितनी भी significant information है
उन सब की आपको अंडरस्टैंडेबल रिपोर्टिंग करनी होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में और कंप्लीट रिकॉर्डिंग करनी होगी। आई बस समझ में? ठीक है। अपार्ट फ्रॉम द लीगल रिक्वायरमेंट, केवल लीगल रिक्वायरमेंट ही पूरी नहीं करनी है आपको, गुड अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो होती है वो चाहती है ऑल मटेरियल, मटेरियल मतलब क्या होता है, इंपॉर्टेंट, जितनी भी इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंफॉर्मेशन है वो आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, वो आपको अपने बुक ऑफ अकाउंट में दिखानी पड़ेगी। whether information should be disclosed or not always depend on the materiality। अब इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज करेंगे या नहीं करेंगे ये डिपेंड करता है किस पे, मैटेरियलिटी पे। मैटेरियलिटी पे मतलब कि वो इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन या नहीं है, वो उसके यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करती है या नहीं करती। आई बस समझ में? डिस्क्लोजर ऑफ मैटेरियल इंफॉर्मेशन विल रिजल्ट इन बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर आप हर तरह की इंफॉर्मेशन को दिखाओगे तो अच्छी तरीके से अपनी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को समझ पाओगे। फॉर, ठीक है, फॉर कंप्लीट द रीजन फॉर लो टर्नओवर शुड बी डिस्क्लोज। जैसे एग्जांपल लिया हमने कि जो लो टर्नओवर है, आपका सेल कम हुई है, तो उसका रीजन आपको डिस्क्लोज करना है। ठीक है, दैट्स इट। तो अगला आता है हमारे पास मैटेरियलिटी प्रिंसिपल। मैटेरियलिटी प्रिंसिपल क्या है? ये फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का ही एक तरीके से एक्सटेंशन है। ये दोनों प्रिंसिपल दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट भी करते हैं और कंप्लीट भी करते हैं, बहुत ध्यान समझना। हमने वहां पे क्या पढ़ा था कि भैया हमें हर एक इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है जो भी उसके यूजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बट वहां पे हमने एक पॉइंट डाल दिया था कि कौन सी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है, जो मटेरियल है, जो उसके यूजर की नॉलेज में होनी चाहिए जिससे वो अपने डिसीजंस को ले पाए। ठीक है, जो उसके लिए मटेरियल है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वही हमने इस प्रिंसिपल में और उसको डिस्क्लोज कर दिया है। ठीक है, कहते सारी इंफॉर्मेशन नहीं दिखानी आपको, केवल वही इंफॉर्मेशन दिखानी है जो उसके यूजर के डिसीजन को इफेक्ट करेगी, जो मटेरियल है उसके यूजर के लिए। दैट्स इट। ठीक है, मैटेरियलिटी प्रिंसिपल रेफर्स टू द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ एन आइटम और एन इंपॉर्टेंट, कि भैया कोई आइटम और इवन इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, वही डिसाइड किया था यहाँ पे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द अमेरिकन अकाउंटिंग एसोसिएशन एन आइटम शुड बी रिगार्डेड एज मटेरियल इफ देयर इज अ रीजन। कोई भी आइटम क्या होगा, मटेरियल होगा, अगर हमारे पास रीजन है बिलीव करने का कि भैया उसको जानना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसके इन्वेस्टर्स हैं उनको डिसीजन लेने के लिए। ठीक है, क्लियर। दस वेदर एन आइटम इज मटेरियल और नॉट डिपेंड ऑन इट्स नेचर और अमाउंट। तो कोई आइटम जो है वो मटेरियल है या नहीं है, वो उसके नेचर पर और उसके अमाउंट पर डिपेंड करेगा। ठीक है बेटा, इट दस मीन दैट इट इज मैटर ऑफ एक्साइज जजमेंट। तो सिंपल सी बात है, आपको अपनी जजमेंट यूज करनी पड़ेगी डिसाइड करने के लिए कि कोई सा आइटम मटेरियल है या नहीं है। एंड ओनली दोज आइटम शुड बी डिस्क्लोज दैट आर सिग्निफिकेंटली हैव एन इफेक्ट ऑन द डिसीजन ऑफ यूजर। ठीक है, जिसका यूजर के डिसीजन को लेने के लिए जिसका इफेक्ट पड़ेगा उन्हीं को रिकॉर्ड करना है, जो रेलिवेंट है यूजर के लिए कि वो उन्हीं ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, एन आइटम मे बी मटेरियल फॉर वन एंटरप्राइज बट नॉट बी फॉर एनी अदर एंटरप्राइज। सिंपल सी बात है, एक एंटरप्राइज के लिए ठीक है कुछ आइटम इंपॉर्टेंट है और कुछ के लिए नहीं है। एग्जाम्पल समझो, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, समझो। ठीक है, रिपेयर पे खर्चा हुआ, बिल्डिंग के रिपेयर पे मान लो 2.5 लाख रुपए खर्चा हुआ। एक एंटरप्राइज के लिए वो बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी जो टर्नओवर है वो केवल है ही कितनी, 10 लाख रुपए। भाई 10 लाख रुपए की टर्नओवर है, 2.5 लाख रुपए उसने मशीन पे अपनी बिल्डिंग पे रिपेयर करने में लगा दिया, तो बहुत बड़ा अमाउंट है उसके लिए, तो ये क्योंकि उसकी टोटल टर्नओवर ही 10 लाख रुपए की है। ठीक है, बट ये इंफॉर्मेशन मटेरियल नहीं है। एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका टर्नओवर जो है वो 15 करोड़ है, 15 करोड़ का उसका टर्नओवर है, उसके 2.5 लाख रुपए लग गए तो क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो उसके लिए ये मटेरियल नहीं है। आई बस समझ में? क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया। अब आता है हमारे पास प्रूडेंस या कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। इसको मैं रिलेट करके समझाता हूँ। आपको कोई बढ़िया दोस्त है कोई दोस्त, उसे ना 50 लाख रुपए आने वाले 3 महीने में मिलने वाले हैं, वो आपको कभी नहीं बताएगा। बट अगर उसका 500 रुपए का भी लॉस होने वाला है, वो 50 बार गा देगा और सबको बता देगा मेरा 500 रुपए का लॉस होने वाला है। आने वाले प्रॉफिट को कभी वो समझता ही नहीं है, भाई वो तो आएगा आएगा बढ़िया है। ठीक है, वो कहीं नहीं दिखाता, उसको डिस्क्लोज ही नहीं करता, कहीं किसी को बताता ही नहीं है। बट अगर उसका 500 रुपए का भी लॉस होने वाला है ना, वो 50 बार गा देगा, यार इतना घाटा हो गया यार, पैसे ही नहीं है यार। है ना, आप कैसे बढ़िया दोस्त। उन्हीं के लिए प्रिंसिपल बना हुआ है, उसी बेसिस पे प्रिंसिपल बना हुआ, उसे बोलते हैं कंजर्वेटिव प्रिंसिपल या प्रूडेंस प्रिंसिपल, कि भैया आने वाले प्रॉफिट को एंटिसिपेट मत करो, कि भैया ये प्रॉफिट मुझे होने वाला है, इसे कभी भी बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखाओगे, आप एंटिसिपेट नहीं करोगे। बट आपको पता है कि आने वाले टाइम में आपको एक पर्टिकुलर लॉस हो सकता है, उसे आप बुक ऑफ अकाउंट में क्या करोगे, प्रोवाइड करोगे। समझ में आ गई बात। आने वाले लॉस को बुक ऑफ अकाउंट में दिखाओ और प्रॉफिट को
मत दिखाओ, दैट्स इट, इजी, क्लियर। स्टेटिंग डिफरेंशियली इट टेक इनटू कंसिडरेशन टू ऑल द प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। आने वाले टाइम में जो प्रॉफिट होने वाले उनको कंसीडर नहीं करेंगे, पर लॉस को कंसीडर करेंगे। दिस एप्लीकेशन ऑफ दिस concept ensure that the financial statement do not paint a better picture that what it is actually is। ये क्या करता है, ये आपको रोकता है, बचाता है, ठीक है, आपकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को अच्छा दिखाने से। भाई हम दिखा रहे हैं यहाँ से फायदा होने वाला है, यहाँ से फायदा होने वाला है, कोई गारंटी तो नहीं कि वो फायदा होगा ही होगा। इससे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट अच्छी दिख जाएगी, तो ये मैनिपुलेट करेगी किसको, उसके यूजर को, उससे रोकता है ये आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट लोअर ऑफ द कॉस्ट और नेट लेजल वैल्यू, ठीक है, एंड मेकिंग द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, ठीक है, डेटर पे। समझो इस बात को, हम क्लोजिंग स्टॉक को किस पे दिखाते हैं, मैंने बताया था आपको, नेट लेजल वैल्यू या फिर आपकी कॉस्ट जो भी कम होगी, ठीक है ना, जो भी कम होगी उस पर दिखाएंगे। क्यों, क्योंकि हम आने वाले लॉस को कंसीडर करते हैं। ऐसे ही आपके डेटर्स है, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल समझने में मदद करेगा। डेटर्स है, आपको पता है आपका एक डेटर है श्याम, अब वो आपको पैसे नहीं दे रहा, बहुत टाइम से लटकाया जा रहा, आपको उम्मीद है कि भैया ये पैसे नहीं देने वाला, अब अगर ये पैसे नहीं देगा तो मुझे लॉस हो जाएगा, तो आपने उस लॉस को पहले से ही कंसीडर कर लिया कि भैया मैं मान के चल रहा हूँ कि वो मुझे पैसे नहीं देने वाला, ठीक है, कि उसके हालात दिख रहे हैं मुझे, आई बस समझ में, ठीक है। प्रोविजन आपने पहले से ही बना लिया उसके लिए कि भैया ये मेरा लॉस हो सकता है, ये मेरा जो है डेट है वो बैड डेब्ट हो सकता है, उसके लिए आपने पहले से प्रोविजन बना दिया, ठीक है। तो आने वाले लॉस के लिए पहले से ही कंसीडर करके रखा, ठीक है। अब आता है बेटा हमारे पास कॉस्ट कंसेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या कहता है, एन असेट इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द प्राइस पेड टू एक्वायर इट। जो प्राइस उस एसेट को एक्वायर करने के लिए, परचेज करने के लिए जो पे किया गया है, उसी प्राइस पे हम उस एसेट को दिखाएंगे, ठीक है। जो कॉस्ट है वही बेसिस रहेगा सभी एसेट को दिखाने के लिए, ठीक है। एग्जांपल समझो, आपने एक मशीनरी खरीदी थी, ठीक है, 1 लाख की, कब खरीदी थी, 2015 में, ठीक है। अब उस एसेट की जो वैल्यू है वो हो गई है 3.5 लाख, मार्केट में वो महंगी हो गई, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, आप उस एसेट को 1 लाख पर ही दिखाओगे क्योंकि यही पैसा आपने पे किया है उस एसेट को परचेज करने के लिए। आप मार्केट वैल्यू कंसीडर नहीं करोगे, हमेशा कॉस्ट ही कंसीडर करोगे, और कॉस्ट क्या, जो पैसे आपने उस एसेट को एक्वायर करने के लिए पे करे हैं वो होती है हमारी कॉस्ट, दैट्स इट, इजी। अब उसकी वैल्यू जो मर्जी हो, हाँ इसमें डेप्रिसिएशन आप हर साल माइनस करते रहोगे, ठीक है, बट दिखाओगे किस पे, हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट पे, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे, ठीक है बेटा। चलिए अब आता है हमारे पास मैचिंग कंसेप्ट या मैचिंग प्रिंसिपल। क्या कहता है कंसेप्ट, बहुत ध्यान से समझना। एन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस इज टू डिटरमाइन प्रॉफिट पीरियडिकली। आपको पता है हम लोग अकाउंटिंग कर ही क्यों रहे हैं, हम बिजनेस ही क्यों कर रहे हैं, इवन हम ये भी बोल सकते हैं क्यों कर रहे हैं भाई, हमें प्रॉफिट निकाल पाए। इट इज नेसेसरी टू मैच द रेवेन्यू ऑफ अ पीरियड विद द एक्सपेंसेस ऑफ द पीरियड टू डिटरमाइन द करेक्ट प्रॉफिट। ये कहता है भैया रेवेन्यू जो है एक पीरियड का, उसे मैच करो किससे, जो भी आपके एक्सपेंसेस हुए हैं। जब दोनों को मैच करोगे तो क्या निकल के आएगा, प्रॉफिट। आई बात समझ में, बस इतना सा कंसेप्ट है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, आप कैलकुलेट तभी कर पाओगे जब आप एक पीरियड के रिवेन्यू को उसी पीरियड के एक्सपेंस से मैच करोगे, तभी तो पता लगेगा इस साल में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, ठीक है। प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस ड्यूरिंग ए पीरियड कैन बी correctly measure only when the revenue during the period is matched with the expenditure incurred to earn that revenue। भैया जो आपकी सेल हुई है उस सेल को अचीव करने के लिए कितना खर्चा हुआ है, जब उस सेल में से वो माइनस करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा, ठीक है बेटा, दैट्स इट, इजी, ठीक है। इट इज नॉट रेलिवेंट व्हेन द पेमेंट वाज मेड और रिसीव, पेमेंट अभी हुई है कि नहीं हुई है कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना इस बात को। इसी कंसेप्ट के बेसिस पे जो आप एडजस्टमेंट करते हो ना, किसकी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की, प्रीपेड एक्सपेंसेस की, आगे हम एडजस्टमेंट करेंगे किसकी, आउटस्टैंडिंग जो हमने पे नहीं किया अभी और फिर भी उसको हम बुक ऑफ अकाउंट में दिखाते हैं, उसको एडजस्टमेंट करते हैं, जो पहले ही पे कर दिया उसे माइनस कर देते हैं, उसकी एडजस्टमेंट करते हैं, इसी प्रिंसिपल के बेसिस पे, क्योंकि वो इसी साल की ट्रांजेक्शन्स है और इस साल की रिवेन्यू को उस साल की एक्सपेंस से मैच करना बहुत जरूरी है, तभी हम लोग ठीक से प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाएंगे। अगला आता है बेटा हमारे पास ड्यूल एस्पेक्ट या ड्यूलिटी प्रिंसिपल। ये कहता है बेटा हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होते हैं,
और आपको दोनों ही शो करने हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द ड्यूल एस्पेक्ट कंसेप्ट, एवरी ट्रांजेक्शन एंटर्ड इनटू बायर एंटरप्राइज हैज टू एस्पेक्ट। कितने एस्पेक्ट है भाई? दो एस्पेक्ट। एक होता है हमारा डेबिट और एक होता है हमारा क्रेडिट, ठीक है, वो भी इक्वल अमाउंट से। सिंपल वर्ड में बोले तो फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन वन और मोर अकाउंट्स। एक या एक से ज्यादा अकाउंट में होता है, ठीक है। समझो इस बात को। आपने क्या करा? फर्नीचर परचेज किया, परचेज फर्नीचर फॉर कैश ₹10,000। 10,000 रुपए का आपने फर्नीचर परचेज किया, तो क्या हुआ भाई? आपका फर्नीचर जो है वो बढ़ गया और आपका कैश जो है वो कम हो गया। तो फर्नीचर जो है वो क्या हो जाएगा भाई? डेबिट हो जाएगा, और आपका जो कैश है वो क्या हो जाएगा भाई? क्रेडिट हो जाएगा। तो हर एक डेबिट के लिए एक क्रेडिट होता है, ठीक है बेटा। इसी को बोलते हैं ड्यूल एस्पेक्ट, कि भैया हर एक ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अलग अलग अकाउंट में होते हैं बट होगा इफेक्ट इक्वल अमाउंट से दोनों में, ठीक है। समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अगला आता है रिवेन्यू रिकग्निशन। रिवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट क्या कहता है? रिवेन्यू इज कंसीडर्ड टू हैव बीन रियलाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन हैज बीन एंटर्ड इनटू। जब भी ट्रांजैक्शन हुई है तभी उसका रिवेन्यू आपको रियलाइज करना है, एंड ऑब्लिगेशन टू रिसीव द अमाउंट इज एस्टेब्लिश्ड। जब भी उस अमाउंट को रिसीव करने की ऑब्लिगेशन आपकी बन गई है, ठीक है, उसी टाइम पे आप उस ट्रांजैक्शन को दिखा दोगे। It is noted that recognizing revenue and receipt of amount are two separate aspects. पैसा रिसीव हुआ या नहीं हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। बस आपका रिवेन्यू उस पीरियड ऑफ टाइम में रिकॉग्नाइज हो गया हो, आपकी एक ऑब्लिगेशन बन गई हो उस पैसे को रिसीव करने की, दैट्स इट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। एग्जांपल समझो बेटा। एक एंटरप्राइज ने क्या करा? गुड सेल करे, किसमें? फरवरी में सामान बेचा, ठीक है ना। अब पैसा उसको अप्रैल में मिला, मैंने आपको एग्जांपल समझा चुका हूँ ये, ठीक है। तो जो रिवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे हम कब करेंगे भैया? फरवरी 2018 में, उसी साल में रिकॉग्नाइज करेंगे, पैसा रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो, ठीक है। समझ में आ गया? तो रिवेन्यू रिकग्निशन कंसेप्ट कहता है कि भैया आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड तभी करोगे जिस साल में वो रिवेन्यू आपका रिकॉग्नाइज हुआ है, पैसा रिसीव हुआ हो या नहीं हुआ हो। ऑब्लिगेशन बन गई ना पैसा रिसीव करने की, दैट्स इट, आपको रिकॉग्नाइज कर देनी है, दिखा देनी है, दैट्स इट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव क्या कहता है? वेरीफिएबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट होल्ड दैट अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम द पर्सनल बियास। भाई अपने फायदे से हमेशा फ्री होना चाहिए क्या? हमारी अकाउंटिंग, ठीक है, क्लियर। मेजरमेंट दैट आर बेस्ड ऑन वेरीफिएबल एविडेंस आर रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव। केवल वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाएगा जिसका आपके पास एविडेंस है, ठीक है। इट मीन्स दैट ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन शुड बी एविडेंस्ड एंड सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट। जो भी आप ट्रांजैक्शन बुक में रिकॉर्ड कर रहे हो उसका आपके पास एविडेंस होना चाहिए, आपके पास उसका प्रूफ होना चाहिए कि भैया ये ट्रांजैक्शन हुई है। ऐसे तो मैं जो मर्जी बुक ऑफ अकाउंट में दिखा दूंगा, ऐसा काम थोड़ा चलेगा। हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे आपके पास एविडेंस होना बहुत जरूरी है, आपके पास बिजनेस डॉक्यूमेंट होना बहुत जरूरी है। दिस सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स आर कैश मेमो, इनवॉइस, सेल बिल। कुछ भी होता है, आपने कोई सामान खरीदा आपको कैश मेमो मिला, आपने बेचा आपने सेल इनवॉइस बनाया, ठीक है। तो कुछ भी होता है बट हर एक ट्रांजैक्शन के पीछे आपके पास एविडेंस होना चाहिए, तभी आप उसको बुक ऑफ अकाउंट में दिखाओगे, अदरवाइज वो ट्रांजैक्शन आप बुक ऑफ अकाउंट में नहीं दिखा सकते, दैट्स इट। आई बात समझ में? आपने देखा होगा आपके फादर वगैरह ना हर जगह पे बिल कलेक्ट करते हैं, क्यों? क्योंकि वो उस बिल का इस्तेमाल करके एक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है बेटा। आ रही बात समझ में? ठीक है, क्योंकि अकाउंटिंग का सिंपल सा प्रिंसिपल है कि भैया वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी जिसका आपके पास प्रूफ है, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो कि भैया ये। सो दैट्स इट विद आवर वीडियो। आई होप सभी कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गए। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आके अपने भाई को बताओ, आपका भाई अलग से उस पर्टिकुलर पॉइंट पे वीडियो बना देगा। अकाउंट इकोनॉमिक्स और बिजनेस टेंशन अपने भाई पे छोड़ दो, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको हर चीज तसल्ली से रियल लाइफ एग्जांपल समझाता हूँ, जिससे आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। हर तरह की प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन है आपके लिए, आपका भाई का चैनल। चलिए मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड।